हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पढ़ रहे हैं हम पॉलिटी के MCQ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आपको बस करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसका आंसर देने का ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में लिखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखेंगे उनको ये हमेशा याद रहेंगे। आप ये चीज़ समझते नहीं हैं, इसलिए आप कमेंट करते नहीं हैं, तो आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ है ना, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। साथ साथ आपको हर सेक्शन से MCQ कराए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कंटिन्यू देखिए। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार। बताइए, राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी कैसा अधिकार है आपके अकॉर्डिंग? इक्विटेबल मतलब सम्यक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है मतलब लीगल राइट, या सुखाधिकार है, ये सुख भोगने के लिए अधिकार है? बताइए कौन सा अधिकार है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, तो इसका आंसर है विधिक अधिकार। ठीक है, लीगल राइट बोलेंगे इसको। आर्टिकल नंबर 31 के अंदर ये कौन सा राइट था? फंडामेंटल राइट था। ठीक है, परंतु इसे हटा दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 में किया गया था। कौन से ईयर में? 1978 के अंदर किया गया था। ठीक है, और वहाँ से हटाकर, इस आर्टिकल से हटाकर इसको कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया? आर्टिकल 301 के अंदर इसको उठा के डाल दिया गया, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड? तो कौन से देश के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है? जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी बिल या फिर जो भी अमेंडमेंट किए हैं पार्लियामेंट ने, उनका कौन रिव्यू करता है? उन जजमेंट का उनका कोर्ट करती है, जजेस करते हैं, देखते हैं कि वो जो जजमेंट लिए हैं, वो जो बिल पास किए गए हैं, वो बिल्कुल लीगल हैं, वैलिड हैं, देश डेमोक्रेटिक हैं या खुद के फ़ायदे के लिए कर लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें देखी जाती हैं। बताइए कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। कौन से? US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। यहाँ पे आप ये सारा देख सकते हैं, ब्रिटेन, कनाडा, इस सरकार अधिनियम 1935 से कौन सा लिया है, अमेरिका से कौन सा लिया है, USSR से कौन सा लिया है, पूर्वी सोवियत संघ से मतलब USSR हो गया इसका। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया? DPSP। जापान से क्या लिया गया? अनुच्छेदों का प्रावधान लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना, संपत्ति सूची, शक्ति विभाजन, है ना, पावर का डिवीज़न। संविधान संशोधन कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, रिपब्लिक कहाँ से लिया था? फ्रांस से लिया था। इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिए थे? जर्मनी से लिए थे। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर याद रख लीजिए। आपातकालीन उपबंध मतलब इमरजेंसी कौन से? आर्टिकल नंबर 352 से लेकर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी आर्टिकल नंबर 352 से। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है 356 में, और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाती है 360 के अंदर। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आ जाइए आप देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित नहीं है? तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, हमने देखो DPSP कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? आयरलैंड से, अभी जस्ट पढ़ के आए। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर क्या दे रखा है? बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आ जाइए, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। बताइए कौन से आर्टिकल के बारे में, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल DPSP से रिलेटेड नहीं है? आपको इसका आंसर देना है। देखिए, अब आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर खुद से दिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। बताइए, देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल दे रखा है आर्टिकल नंबर 40 के अंदर, है ना, और ये किसके? 36 से 51 के अंदर आ रहा है, तो DPSP के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता, आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 44।
तो ये भी आ गया। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 50। कौन सा? आर्टिकल 50 में। तो 51 तक है, और 50वां आर्टिकल कौन सा था? तो ये वाला हो गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 29 से 30। तो कौन सा आर्टिकल हो गया ये? फंडामेंटल राइट्स हो गई है, ठीक है। तो यही नहीं है इसका आंसर, ठीक। आ जाइए, बताइए निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताइए, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, बताइए है या नहीं? निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, टू एंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट। कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, टू एंश्योर लिविंग वेजेस टू वर्कमैन। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, नॉट पूछ रहा है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल है इसका ऑब्जेक्टिव। निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना बिल्कुल है, टू एंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो, है ना। धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना यही नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये तो है टू एंश्योर लिविंग वेजेस टू द वर्कमैन, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना तो है इसका। आ जाइए, आप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट इन प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए आंसर। स्विट्जरलैंड से लिया है, कनाडा से लिया है, फ्रांस से लिया है, या यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? बताइए कहाँ से लिया गया है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर खुद से दीजिए। देखिए, ये हमने लिया है यूनियन ऑफ स्टेट कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आ जाइए, आप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? देखिए, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड थे, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहे। चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बताइए, कौन सी कंट्री से हमने ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है? जापान, यूके, फ्रांस या यूएस? देखिए, एक वर्ड होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, दूसरा वर्ड होता है ड्यू प्रोसेस, ठीक है, ऑफ लॉ। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने किससे लिया है? यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम। ये भी यूनाइटेड किंगडम में ही डेवलप हुआ था, पर ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है जो कानून में लिखा हुआ है ना, जो कुछ भी कानून में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी। जैसे कानून में लिखा हुआ है चोरी करने पर सज़ा मिलेगी, मृत्यु दंड है, ठीक है, डेथ की सज़ा मिल जाएगी, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो इसमें आप ये देखिए, एक बंदे ने 1 रुपये की चोरी करी है और दूसरे बंदे ने 1000 करोड़ की चोरी करी है। तो बताइए, क्या 1 रुपये की चोरी करने पर और 1000 की चोरी करने पर दोनों को सेम सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं। जिसने 1 रुपये की चोरी करी है उसको देखा जाएगा कि यार उसने किसी मजबूरी वर्ष चोरी करी है। तो ये कौन देखता है? ये देखता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखता है। जहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना, वो ये कारण के पीछे जाता है कि इसकी चोरी करने का मकसद क्या था। परंतु प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि वो बस ये देखता है कि इसने जो काम किया है उसके लिए क्या सज़ा लिखी हुई है कानून में, और कानून में जो भी सज़ा लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दे दी जाएगी, उसकी मंशा नहीं देखी जाएगी, उसका पीछे का उसका रीज़न नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई बार प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में निर्दोष भी मारे जाते हैं। मतलब कम, जैसे अब आपने समझा कि 1 रुपये की चोरी करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कानून
कानूनी जुर्म नहीं है, ठीक है। इसमें क्या सज़ा दी जा सकती है, इसमें ये सज़ा दी जा सकती है कि वो 2 दिन के लिए साफ़ सफाई करे किसी कम्युनिटी सेंटर पर, किसी हेल्थ सेंटर पे करे, या फिर रेलवे बस स्टैंड पे करे, है ना, कहीं भी पब्लिक सर्विस दे अपनी जाकर। ऐसी सज़ा दी जा सकती है छोटे से जुर्म के लिए। और पर जिसने 1,000 करोड़ की चोरी करी है उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, उसको सज़ा उम्र कैद की दी जा सकती है, ठीक है। उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है, परंतु उसको भी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। मृत्युदंड तब देना चाहिए जब उसने बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम किया हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों ही अगर मिलजुल के काम करते हैं तो इंडिया में यही है, दोनों का ही यूज़ किया जाता है इंडिया में। अमेरिका किस पे चलता है, अमेरिका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करता है। यूके में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बहुत ज़्यादा उसकी जो पार्लियामेंट है बहुत ज़्यादा रिजिड है अपने कानून बनाने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे यही माना जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है, बताइए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, संघीय, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या अध्यक्षीय प्रणाली, बताइए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी वर्ड लिखे हुए हैं, पर लिखे हुए की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। अगर लिखे हुए की बात करता तो ये दोनों वर्ड नहीं आते, क्योंकि ये दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये बात कर रहा है नॉट रिलेटेड, ठीक है, से संबंधित नहीं है, तो संबंध पूछ रहा है। और फेडरल से हमारा संबंध है, डेमोक्रेसी से संबंध है, सेकुलर सोशलिस्ट से हमारा संबंध है। हमारा संबंध किससे नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से नहीं है जो अमेरिका में चलती है, ठीक है। हमारे में कौन सी चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अगर इसमें ऐसे लिखा होता कि नॉट रिटर्न, तब हम संघीय भी बोलते, संघीय भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमने जब इसके बारे में पढ़ा था बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमने इसमें पढ़ा था कि डी बासु ने क्या कहा था, मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी, ठीक है। मिक्सचर को बताया था ना, अपना डी से याद करा था, डी और डी मतलब दोनों मिलकर मिक्सचर बना रहे हैं, तो फेडरल और यूनिटरी का मिक्सचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, निजता का अधिकार निम्नांकित अनुच्छेदों के अधिकार की अभिव्यक्ति है ना। तो राइट टू प्राइवेसी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ राइट अंडर, बताइए कौन सा राइट है राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 22 है या आर्टिकल 21 है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। देखो आर्टिकल नंबर 14 हमें क्या देता है, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी लोग लॉ के सामने, कानून के सामने कैसे इक्वल हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 किससे डील करता है, आर्टिकल नंबर 19 डील करता है राइट टू फ्रीडम से बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कौन देता है, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 22 क्या देता है, आर्टिकल नंबर 22 हमें गिरफ्तारी और निरोध के अगेंस्ट में संरक्षण देता है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है कि आपको है ना कब कब जैसे गिरफ्तार किया जाए तो आपके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 किस चीज़ से डील करता है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, और लिबर्टी के अंदर ही आती है प्राइवेसी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 21, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आ जाइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि, बताइए, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज ए रिपब्लिक बिकॉज, क्यों डिक्लेयर किया गया है रिपब्लिक इंडिया को, बताइए। राज्य देखो ऑप्शन दे रखे हैं, राज्य प्रमुख, जो हमारा राज्य का जो प्रमुख होता है जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, इसलिए संप्रभुता राज्य में निहित होती है, सॉवरेनिटी लाइज इन स्टेट, संसद 2 सदनों द्वारा बना होता है, या राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर खुद से देने का ट्राई करें। आ जाइए, देखिए इसका आंसर है आंसर 1, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैनर। राज्य का जो प्रमुख होता है वो जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, और यही मतलब होता है रिपब्लिक, लोगों के द्वारा चुना जाना। तो देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल सजेशंस हों वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए क्वेश्चन, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है, बताइए।
बताइए सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर आता है। ऑप्शन दे रखे हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, बताइए। तो बताइए सिटीजनशिप कौन से पार्ट के अंदर आता है। इन चारों में से ऑप्शन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ठीक है, बाय।